Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to discuss about lesson 6 Understanding our Criminal Justice System. आज हम यहाँ पर लेसन 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो यह लेसन है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था. तो आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो देखते हैं पहला प्रश्न. आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसके आंसर को हम यहाँ पर देखते हैं. पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आरोपी ने जो यह बयान दिए हैं वह पुलिस के द्वारा पिटाई किए जाने या अन्य दुर्व्यवहार किए जाने के कारण या किसी अन्य दबाव में आकर दिया हो. अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं. तो इसमें पहला दिया हुआ है कि जो शांति की स्टोरी है, इसमें फर्स्ट देखेंगे हम. जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा. क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही थी? क्या इसके डीके बसु के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है. तो आइए इसके उत्तर को जानते हैं. सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून की गलत थी. हाँ, इसमें डीके बसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है. क्या अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? यानी कि शांति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है. क्या आपको लगता है कि पुलिस को और खोजबीन भी करनी चाहिए थी? इसके उत्तर को जानते हैं. नहीं, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और ना ही पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए. पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे. यानी कि जब उसे गिरफ्तार किया गया शांति को, तो पुलिस ने एफआईआर जो दर्ज की गई मालिक के द्वारा उस तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि और भी क्या करना था, उसमें कार्रवाई करनी थी, जांच करनी थी. तो देखते हैं इसके निम्नलिखित कार्य कौन कौन से हैं. फर्स्ट है, शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाना चाहिए था. नंबर 2, अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत होने चाहिए थे. नंबर 3, शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी, ऐसा पुलिस ने नहीं किया था. तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. आइए अब थोड़ी सी अलग स्थिति के मामले को देखते हैं. मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं. क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसा कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं. तो देखते हैं इसको. थाने का प्रभारी अधिकारी शांति व उसके भाई सुशील की एफआईआर फ़ौरन दर्ज नहीं करेगा. एफआईआर ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं.
कि वह तुरंत उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करेंगे। इसके निम्नलिखित कारण हैं, उसको जानते हैं। फर्स्ट, शांति मात्र एक नौकरानी है और सुशील फैक्ट्री में काम करता है, जबकि शिंदे का बेटा एक बड़े अमीर बाप का बेटा है। और सेकंड, पुलिस अफसर उल्टा शांति व सुशील से सवाल करेगा कि तुम्हारे पास 15,000 रुपये कहाँ से आए, एवं डांट डपट कर उन्हें थाने से भगा देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। तो देखते हैं इसके आंसर को। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति को चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। पुलिस ने जो 10,000 रुपये शांति के पास से बरामद किए थे, उन्हें लौटाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया था कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही से खास तौर पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर था, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी हासिल करनी थी, सबूत इकट्ठे करने थे, जिसकी वजह से शांति को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी और जेल जाना पड़ा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोटे अक्षरों में जो प्रक्रिया लिखी गई हैं, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शांति के मुकदमे में इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। तो इसमें देखते हैं खुली अदालत। खुली अदालत शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। नंबर सेकंड है सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को बरी कर दिया। और नंबर थर्ड है अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह। तो अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह शांति की अधिवक्ता सुश्री राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया सारे गवाहों के सवाल पूछने का मौका दिया गया। तो इस तरह से शांति का बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन ना किया जाता तो क्या हो सकता था। तो इसमें बच्चों के साथ डिस्कस करनी है कि जैसे अगर उसे बचाव पक्ष की ओर से वकील न मिलता तो क्या होता, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता। तो इसमें फर्स्ट रीज़न देखते हैं हम, अगर शांति को अपने बचाव के लिए वकील नहीं मिलता तो वह चोरी के जुर्म से बरी नहीं हो पाती और जो उसने नहीं किया था उसे जुर्माना अलग से भरना पड़ता है और उसके जमा किए गए पैसे भी उसे नहीं मिलते। जुर्माना ना देने की स्थिति में उसे कई महीने तक जेल में ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो शांति का मुकदमा निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे वकील मुहैया नहीं कराया जाता और चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उपरोक्त चित्रपट कथा के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य अधिकारी लोग थे यहाँ पर। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूह में बांट दीजिए, यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। यानी कि आपकी ये कक्षा में आपको करा के दिखाना है कि एक बच्चा पुलिस बनेगा, एक सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। तो आप इनके कार्य क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुलिस के क्या कार्य होते हैं। तो पुलिस की जो कार्य हैं यहाँ पे देखते हैं, उनका कार्य होता है लोगों को गिरफ्तार करना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना, गवाहों के बयान दर्ज करना, जले हुए घरों की तस्वीर लेना और सबूत दर्ज करना। इसमें नेक्स्ट है सरकारी वकील।
तो सरकारी वकील का कार्य क्या होता है? अदालत में गवाहों की जांच करना, पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश का कार्य होता है निष्पक्ष मुकदमा चलाना, गवाहों को सुनना, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, फैसला लिखने और फैसला सुनाने। यह कार्य न्यायाधीश का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यही स्थिति लें और ऐसे किसी विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्टा क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? और नहीं तो क्यों नहीं? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसका रीज़न है, फर्स्ट रीज़न, एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियाँ होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, यदि जुर्म करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी आपराधिक न्याय कार्य भली भांति करना संभव नहीं है। और यदि एक ही व्यक्ति आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कार्य करने में लगेगा तो वह निष्पक्ष व्यवस्था नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताइए। तो आपराधिक न्याय व्यवस्था के विभिन्न लोगों को अपनी अपनी अलग भूमिका निभानी चाहिए। इसके 2 रीज़न देखते हैं। विभिन्न शक्तियों द्वारा भूमिकाएं अदा की जाती हैं जिसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं है। नंबर 2, जब अलग अलग भूमिकाओं के विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकेंगे। भेदभाव को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पर लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में इन प्रश्न उत्तर को पूरा करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।